हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 8 के मैथ्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। यह है चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इस चैप्टर के नाम से ही आपने गेस कर लिया होगा कि हम क्या पढ़ेंगे इसमें। यस, वेरी गुड। हम इस चैप्टर में सीखेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में सब कुछ मतलब हम सीखेंगे क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स कितनी तरह के होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, और इन सब के अलावा हम सीखेंगे कुछ स्पेशल तरह के क्वाड्रिलेटरल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये जो वीडियो लेक्चर है ये इस पूरे चैप्टर की इंट्रोडक्शन है। इन क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं शुरुआत करूंगी कुछ छोटी छोटी टर्म्स के साथ जो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपको अगर ये टर्म्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी मैं तो आप क्वाड्रिलेटरल्स को इजीली समझ पाएंगे। इसलिए मैंने छोटे छोटे डेफिनेशंस जो हैं वो स्टार्टिंग में आपको समझाऊंगी मैं। इन डेफिनेशन से ही आप बेटर तरीके से समझ पाओगे कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से। ठीक है, हम सबसे पहले सीखेंगे कि प्लेन सरफेस क्या होता है। ठीक है, आपने सुना होगा प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस क्या होता है? अ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स इन ऑल द डायरेक्शंस। छोटी सी डेफिनेशन है इसकी, कोई भी फ्लैट सरफेस जो हर तरफ विस्तार करे उसे कहते हैं प्लेन सरफेस। जैसे कि ये पेज, जिस पेज पे मैं लिख रही हूं, ये भी एक प्लेन सरफेस है ना। जैसे कि अगर आप टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो वो जो टेबल है उसका टॉप ऑफ द टेबल इज ऑल्सो अ प्लेन सरफेस। ठीक है, कोई भी फ्लैट सरफेस जो कि हर डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही हो उसे कहते हैं हम प्लेन सरफेस है। जैसे कि किसी वॉल की सरफेस, रूफ, फ्लोर, ये सब हो गई प्लेन सरफेसेस। ठीक है, तो प्लेन सरफेस समझ आ गया, क्योंकि इस चैप्टर में बार बार कहीं आपको दिखने को मिलेगी ये टर्म प्लेन सरफेस, तो आपको ये पता होना चाहिए प्लेन सरफेस क्या होती है। ठीक है, तो प्लेन सरफेस की डेफिनेशन क्लियर होगी, इट इज अ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन हो गई क्लियर। अब सेकंड आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ कर्व। कर्व किसे कहते हैं? ठीक है, कर्व को हम मैथमेटिकल टर्म्स में कहते हैं अ प्लेन फिगर formed by joining a number of points without lifting a pencil from the paper and without retracing any portion of the drawing other than single point is called a curve। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल आसान और सिंपल सा है। ये देखो, आप देखते जाओ। प्लेन फिगर का मतलब होता है कोई भी ऐसी ड्राइंग जो हम ड्रॉ करें, लेकिन शर्त ये है कि ना तो पेंसिल को एक बार भी लिफ्ट करना है और ना ही उस ड्राइंग के किसी पोर्शन को रिट्रेस करना है। जैसे मैं ये ड्रॉ करते जा रही हूं, ठीक है, तो ये जो मैंने ड्रॉ किया, ये देखो, ये बन गया एक कर्व। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कुछ ऐसा बना लूं, ये दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ कर्व। ठीक है, कर्व की डेफिनेशन समझ आ गई कि आप कुछ भी ऐसा बनाओ बिना पेंसिल को लिफ्ट किए हुए और बिना उसके किसी पोर्शन को रिट्रेस किए हुए। रिट्रेस का मतलब है कि जो पोर्शन आपने एक बार बना दिया वापस उस पोर्शन पे पेंसिल नहीं फेरनी। ठीक है, आगे इसकी डेफिनेशन समझ। अब मैंने आपके लिए कर्व्स की कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स बना के रखी हैं। ये देखो, दिस इज अ कर्व, दिस इज ऑल्सो कर्व, दिस इज ऑल्सो कर्व। ये सारे के सारे कर्व्स हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के। और अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट होगा कि मैम ये जो आपने ये बनाया है नीचे, ये तो एक लाइन सेगमेंट है, ये कर्व कैसे हुआ? तो देखो, मैथमेटिकल टर्म में अगर हम इसकी कर्व की डेफिनेशन को देखेंगे ना, तो ये तो कर्व ही है एक, क्योंकि जब हमने इसे ड्रॉ किया ना तो पेंसिल को एक बार भी लिफ्ट करते हैं हम और ना ही इसके किसी पोर्शन को रिट्रेस करते हैं, तो बन गया ना ये कर्व। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइन या लाइन सेगमेंट इज ऑल्सो अ कर्व। ठीक है, आपको समझ आ गई अब कर्व की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, कर्व्स जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। आपने 4 टाइप्स के कर्व्स पढ़ने हैं 8th क्लास में। वो कौन कौन से हैं? ओपन कर्व, क्लोज कर्व, सिंपल कर्व एंड सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहले ओपन कर्व, अ कर्व विच हैज 2 एंड पॉइंट्स एंड डज नॉट एनक्लोज द एरिया विद इन इटसेल्फ। कोई भी ऐसा कर्व जिसके 2 एंड पॉइंट्स हों, जैसे ये वाला कर्व है। ठीक है, यहां देखो, ये जो कर्व है ये यहां से स्टार्ट हुआ, फिर यहां जाके एंड हो गया, तो इसके 2 एंड पॉइंट्स हुए ना, ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट और ये इसका
स्टॉप वाला पॉइंट, ठीक है, स्टार्ट एंड स्टॉप, तो ऐसे वाले कर्व को कहेंगे ये ओपन कर्व है, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे, ये भी एक ओपन कर्व है क्योंकि इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ होगा और एक पॉइंट पे आके ये एंड हो गया। ये भी ऐसे ही है, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां के एंड हो गया। इस कर्व को देखेंगे तब भी हमें समझ आएगा कि इसके भी दो एंड पॉइंट है, तो ये सारे के सारे कर्व्स कौन से हो गए, ओपन कर्व, ठीक है। ओपन कर्व जो होते हैं उनमें इनके एरिया होता है, इन्होंने उस एरिया को एनक्लोज नहीं किया होता, मतलब जो इसका रीजन है उसको घेर के नहीं पूरा रखा, यहाँ पे अंदर जाने का रास्ता होता है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है, अब सिंपल सी लैंग्वेज में। तो अब हम पढ़ते हैं क्लोज्ड कर्व। जब आप क्लोज कर्व पढ़ोगे तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ओपन कर्व क्या है। देखो क्लोज कर्व क्या हुआ, अ कर्व विच हैज नो एंड पॉइंट एंड इट एनक्लोजेज द रीजन और एरिया विद इन इटसेल्फ। कोई भी ऐसा कर्व जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, ठीक है, जिसको देख के हमें समझ ही नहीं आ रहा हो कि हम ये कहां से स्टार्ट हुआ और कहां खत्म हुआ, तो उसे हम कहेंगे ये क्लोज कर्व है, जो टोटल बंद हो। और इस कर्व ने कुछ एरिया को अपने अंदर एनक्लोज करके रखा हो, घेर करके बंद करके रखा हो, जैसे ये वाला कर्व, ठीक है। यहाँ देखो, इस कर्व ने इस रीजन को अपने अंदर एनक्लोज करके रखा है, ठीक है। यहाँ अंदर जाने का तो रास्ता ही नहीं, पूरा बंद हो गया, तो हम कहेंगे ये क्लोज कर्व है। और ना ही हमें समझ आ रहा है कि ये कहां से स्टार्ट हुआ होगा, कहां पे एंड हुआ होगा, तो ये बन गया एक क्लोज्ड कर्व, ठीक है। अब थोड़ा क्लियर हो गया कि ओपन और क्लोज कर्व में क्या डिफरेंस हो गया। अब इसको देखो, यहां पे भी ये जो कर्व है इसका कोई एंड पॉइंट भी नहीं है और इस कर्व ने इस एरिया को एनक्लोज करके रखा है, ये इसका अंदर का रीजन है, इसने इसको घेर के रख लिया इस एरिया को, ठीक है। तो ये भी बन गया क्लोज कर्व। इसी तरह से ये थर्ड डायग्राम देखो, ये भी एक क्या है, क्लोज कर्व, ठीक है। तो अब इनसे आपको क्लियर हो गया होगा ओपन और क्लोज कर्व क्या होते हैं, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या हो गया, अ कर्व दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन बट डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। कोई भी ऐसा कर्व जिसे हम ड्रॉ करें, ड्रॉ करते करते वो कर्व अपनी डायरेक्शन तो चेंज करे लेकिन अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे, इंटरसेक्ट हो गया कट ना करे, क्रॉस ना करे। जैसे ये, अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो इस तरह से बनाऊंगी मैं, ऐसे ऐसे, कहीं से भी स्टार्ट करो, ये जब यहाँ के आके जब यहाँ आके स्टॉप हुआ, लेकिन इसने अपनी डायरेक्शन तो चेंज की, यहां से यहां से यहां से यहां से, ठीक है, हर बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता गया ये कर्व, लेकिन एक बार भी अपने आप को क्रॉस नहीं किया, तो हम कहेंगे ये सिंपल कर्व है, ठीक है। अब इसके अलावा ये वाला देखो, ये भी एक सिंपल कर्व है, क्योंकि अगर मैं इसे यहां से स्टार्ट करूं ड्रॉ करना, तो पहले मैं यहां आई, फिर डायरेक्शन चेंज हुई, फिर यहां गई, फिर डायरेक्शन चेंज हुई, फिर यहां गई, तो ये बन गया कर्व। लेकिन इस कर्व ने कभी भी इस रास्ते में अपने आप को क्रॉस नहीं किया, तो ये बन गया एक सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, ठीक है। ये वाले तो क्लोज थे ना, ये वाला ओपन है। तो अब हम इसको बेटर तरीके से समझने के लिए ना मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखो, अगर मैं आपको पूछूं, बताओ क्या ये कर्व एक सिंपल कर्व है, ठीक है, बताओ। नहीं, क्योंकि जब इसे ड्रॉ किया गया तो देखो, जब मैं यहां से यहां गई तो इस कर्व ने अपने आप को इस पॉइंट पे क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ये सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है। एक और देखो एग्जांपल, ये देखो, ये क्या सिंपल कर्व है? नो, क्योंकि इस कर्व ने अपने आप को इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्रॉस कर दिया। तो अब समझ जाओ कि कोई भी ऐसा कर्व जहां पे कोई जिगजैग नहीं बना हो, जिसने अपने आप को किसी भी पॉइंट पे वापस क्रॉस करके आगे जो नहीं मुड़ा हो, उसे कहते हैं एक सिंपल कर्व। अब इन एग्जाम्पल से तो आपको बेटर समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा देखो, अगर मैं ऐसे कुछ बना दूं, ये एक सिंपल कर्व है, हाँ है, क्योंकि इस कर्व ने किसी भी पॉइंट पे अपने आप को क्रॉस नहीं किया, तो ये भी सिंपल कर्व हुआ, ठीक है। अब उसके बाद आगे आपने पढ़ना है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या हुआ? अ क्लोज कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। इसका मतलब हो गया कि इसकी डेफिनेशन से देखो, यहां पे लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा क्लोज कर्व जो अपने आप को क्रॉस ना करे, ठीक है, यानी कि जो सिंपल भी हो और क्लोज भी हो, ठीक है। जैसे ये एक सर्कल हो गया, कोई रेक्टेंगल, कोई क्वाड्रिलेटरल, ये सारे के सारे सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं। ये सिंपल है क्योंकि अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहे,
और क्लोज्ड है क्योंकि इनका कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो ये बन गए सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, इसके अलावा ये देखो, मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ बना के बताती हूँ आपको। अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं, ये मैंने ड्रॉ किया ऐसे ऐसे, ठीक है, तो अगेन ये क्या बन गया, सिंपल कर्व भी है ये क्योंकि इसने अपने आप को किसी पॉइंट पे अपने आप को क्रॉस नहीं किया, और क्लोज्ड भी है, तो ये बन गया सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि ये सर्कल है, ये भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये जो फिगर मैंने इस तरफ बनाई ये भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो इन्हीं में से एक होता है पॉलीगॉन। अब हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन के बारे में। ठीक है, पॉलीगॉन क्या होता है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। कोई भी ऐसा सिंपल और क्लोज्ड कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो उसे कहते हैं पॉलीगॉन। ठीक है, जैसे ये सिंपल कर्व भी है और क्लोज्ड भी है, और इसके जितने भी पोर्शंस है ना, ये देखो, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, ये और ये सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। ठीक है, किससे बने हैं, लाइन सेगमेंट से, तो इसे कहेंगे हम ये पॉलीगॉन है। इस एग्जाम्पल को भी देखो, ये जो कर्व है ये सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है, और इसके सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे पॉलीगॉन। अब एक एग्जांपल देखो कि देखो क्या ये एक पॉलीगॉन होगा अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं, ये, ठीक है, ये और ये, ठीक है। अब बताओ क्या ये पॉलीगॉन है? नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा फिगर है, एक ऐसी कर्व है जिसमें ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन तो लाइन सेगमेंट से बने हैं, पर ये और ये तो लाइन सेगमेंट नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये पॉलीगॉन नहीं है। ठीक है, अगर एक और मैं लूं फिगर, जैसे मैं ये बनाऊं, ये, ठीक है, क्या ये एक पॉलीगॉन है? नहीं, क्यों? क्योंकि इसके जो सारे पार्ट्स हैं वो लाइन सेगमेंट से नहीं बने हैं। इसके अलावा अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं, ये देखो, अब ये एक पॉलीगॉन है? यस है, क्योंकि ये सिंपल कर्व भी है, क्लोज्ड कर्व भी है, और इसके सारे पार्ट्स बने हैं लाइन सेगमेंट से। तो अब समझ आ गया आपको कि कौन सी फिगर पॉलीगॉन होती है, कौन सी नहीं। पॉलीगॉन होने के लिए एक ही मेन कंडीशन है कि वो सिंपल क्लोज कर्व ऐसा जो कि लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। ठीक है, अब पॉलीगॉन्स को हमने उनकी साइड्स के हिसाब से कि किस पॉलीगॉन में कितनी साइड्स हैं उसके हिसाब से अलग अलग क्लासिफाई कर दिया है। ठीक है, अगर किसी पॉलीगॉन में 3 साइड्स हैं तो हम कहते हैं ये बन गया ट्रायंगल, जैसे ये। ठीक है, अगर किसी पॉलीगॉन में 4 साइड्स हैं तो उसे हम कहते हैं ये है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जैसे ये फिगर मैंने बनाई। अगर किसी पॉलीगॉन में 5 साइड्स हो तो उसे कहते हैं पेंटागन। अगर किसी पॉलीगॉन में 6 साइड्स हो तो उसे कहते हैं हेक्सागन, जैसे मैंने ये बनाया षटकोण। 7 साइडेड पॉलीगॉन को कहते हैं हेप्टागन। 8 साइडेड पॉलीगॉन को ऑक्टागन, देन 9 वाले को नैनोगन, नैनो का मतलब होता है 9, और 10 साइडेड पॉलीगॉन को कहते हैं डेकागॉन, डेका का मतलब होता है 10। ठीक है, डेकागन जो है, इस तरह से मैंने ये 10 साइडेड फिगर बना दी है। और इस तरह से अगर हम n साइडेड पॉलीगॉन लेंगे तो उसे क्या कहते हैं? एनगॉन। ठीक है, जैसे अगर 11 साइडेड पॉलीगॉन होगा तो हम कहेंगे 11 गॉन। ठीक है, अगर होगा 19 साइडेड पॉलीगॉन तो हम कहेंगे 19 गॉन। ठीक है, बात समझ आई? तो इस चैप्टर में आपको ये जो टेबल मैंने आपको दिखाया अभी अभी, ये आपने याद रखना है, क्योंकि आपको आगे क्वेश्चन ऐसे एक्सरसाइज में आएंगे कि देयर इज अ हेक्सागन विद ईच एंगल इज इक्वल टू दिस डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको हेक्सागन सुनते ही याद आना चाहिए कि हेक्सागन, इसका मतलब हो गया कि कैसा पॉलीगॉन है ये? 6 साइडेड। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें कहेंगे कि ड्रॉ एन ऑक्टागन, तो आप समझ जाओगे ऑक्टागन मतलब कि 8 साइडेड पॉलीगॉन। ठीक है, तो आगे जो एक्सरसाइजेस हैं उनमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, या एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलीगॉन विद 9 साइड्स, तो आप कहोगे इट इज नैनोगन। ठीक है, तो आपको इसलिए ये टेबल अच्छे से लर्न कर लेना है। इसके अलावा हमने पॉलीगॉन्स को 2 और कैटेगरी में डिवाइड किया है, वो है कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगॉन। तो आगे हम पढ़ते हैं ये क्या होते हैं। ये है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स।
पॉलीगॉन्स दैट आर कॉन्वेक्स हैव नो पोर्शन ऑफ द डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर। इस डेफिनेशन में कहा गया है कोई भी ऐसा पॉलीगॉन जिसका कि अगर हम डायगोनल बनाएं, वो जो डायगोनल है उसका कोई भी पोर्शन उसके एक्सटीरियर में ना हो। तो यहाँ पे दो चीजें पहले समझो, एक्सटीरियर क्या होता है और डायगोनल क्या होते हैं। ठीक है, डायगोनल का मतलब हो गया कि पॉलीगॉन की दो अपोजिट साइड्स को अगर जोड़ दिया जाए, जैसे मैंने इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स को जोड़ दिया, तो ये जो लाइन बनी ना, इसे कहेंगे इसकी डायगोनल। ठीक है, तो ऐसा पॉलीगॉन जिसकी डायगोनल अगर बनाई जाए तो डायगोनल का कोई भी पोर्शन उस पॉलीगॉन के बाहर ना हो। एक्सटीरियर का मतलब हो गया बाहर। ठीक है, देखो मैंने डायगोनल बनाई, क्या डायगोनल इस पूरे पॉलीगॉन के बाहर गई कि नहीं? नहीं गई। अब इसी चीज को यहां पे समझो, देखो ये जो पॉलीगॉन है मैंने इस तरह से बनाया। ठीक है, पॉलीगॉन ने कुछ पोर्शन को अपने अंदर एनक्लोज किया हुआ है। इसने पोर्शन को, ये पॉलीगॉन का रीजन है, इसने इतने इतने रीजन को अपने अंदर एनक्लोज किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो अंदर वाला एरिया है इसे कहेंगे इसका इंटीरियर है। ठीक है, और ये जो बाहर वाला एरिया है इसे कहेंगे एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मैंने बाहर, इंटीरियर मैंने अंदर। अगर हम पॉलीगॉन की एक डायगोनल बनाएं, जैसे मैं ये बना दूं, तो इस डायगोनल का कोई भी पोर्शन इसके एक्सटीरियर में नहीं गया, सारा का सारा इसके अंदर ही है, तो हम कहेंगे ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। ठीक है, आप कोई भी डायगोनल बना लो, मैंने तो एक बनाई ना, आप कोई और बना सकते हो। जैसे अगर मैं ये वाली डायगोनल बनाती हूं तो ये भी तो इस पॉलीगॉन के इंटीरियर में ही आएगी ना। ठीक है, अब हम समझते हैं पहले कनकेव पॉलीगॉन क्या होते हैं, फिर आपको ये चीज बेटर समझ आएगी। ठीक है, कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होगी? पॉलीगॉन्स दैट आर नॉट कनकेव आर कॉल्ड दैट आर नॉट कन्वेक्स आर कॉल्ड कनकेव। ऐसे पॉलीगॉन जो कन्वेक्स नहीं है उनको कहेंगे कॉनकेव, मतलब इसके अपोजिट। अब ये कैसे है? देखो, अगर मैं जैसे ये है एक कनकेव पॉलीगॉन, ये भी। ठीक है, इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे इसके किसी दो पॉइंट्स को जोड़ दूं, देखो अगर मैं इस और इस पॉइंट को जोड़ती हूं तो ये जो डायगोनल बनी ये तो एक्सटीरियर में आ गई ना। ठीक है, ये इस पॉलीगॉन के अंदर वाला जो रीजन है, इंटीरियर रीजन है, वहां नहीं आई, तो इसका मतलब हो गया ये बन गई एक कनकेव पॉलीगॉन। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे देखूं, यहां भी अगर मैं इसे और इसे जोड़ दूं तो ये जो डायगोनल है ये तो इस पॉलीगॉन के एक्सटीरियर में आ गई, तो इसलिए ये कनकेव पॉलीगॉन है। ठीक है, यहाँ पे जो पॉलीगॉन्स होंगे जो जो यानी कि जो कि कन्वेक्स पॉलीगॉन है, उसमें ऐसी कोई भी डायगोनल नहीं बनेगी। ठीक है, हम सारी डायगोनल जोड़ के देख लेते हैं। देखो, अगर मैं ये वाली डायगोनल बनाऊं, ये भी इसके इंटीरियर में आ रही है। अब ये वाला पॉलीगॉन जो है ये भी कन्वेक्स है, इसकी डायगोनल्स को जोड़ते हैं हम। देखो, अगर मैं इसे जोड़ूं ये भी इंटीरियर, ये इसे जोड़ूं ये भी इंटीरियर, इन दोनों को जोड़ूं ये भी अंदर ही आ गई। अगर मैं इनको ज्वाइन करती हूं तब भी ये इंटीरियर में, इनको ज्वाइन करूं तब भी इंटीरियर। तो क्या कोई ऐसी डायगोनल बनी जो कि इस पॉलीगॉन के रीजन के बाहर आई? नहीं बनी ना, तभी है ये कन्वेक्स। और कॉनकेव ये इसलिए है क्योंकि इसमें कोई ना कोई ऐसी डायगोनल होगी जो कि इस पॉलीगॉन के रीजन के बाहर होगी। ठीक है, एक चीज तो ये याद रखनी है। और इसकी एक और पहचान है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में जितने भी ये एंगल होते हैं ना, ये सारे के सारे 180 से कम होते हैं। ठीक है, देखो ये सारे के सारे 180 से कम होंगे। यहाँ पे भी देखो 180 से कम, 180 से कम, 180 से कम, 180 से कम, 180 से भी, ये भी, ये भी। लेकिन कनकेव पॉलीगॉन में कोई ना कोई ऐसा एंगल, एक एंगल ऐसा होगा जो 180 से ज्यादा होगा। ठीक है, 180 से बड़ा एंगल होगा वो। जैसे अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, इसमें ये जो ये वाला एंगल है ना, ये 180 से ज्यादा होगा, है ना, 180 से बड़ा एंगल ये। यहाँ पे ये एंगल 180 से बड़ा होगा। ठीक है, तो मैंने आपको अभी तक दो पहचाने बता दी कि कन्वेक्स और कनकेव कैसे आपने पहचाने। और तीसरी एक और चीज बस आपके गेस के लिए है कि आप ऐसे याद रख लो कि जो कनकेव होंगे ना, वहां से कुछ गुफा जैसे बना होगा, जैसे यहाँ जैसे मान ले कि ये केव जैसी बन गई है ये वाली। ठीक है, तो इसलिए हमने इसका नाम कनकेव रख दिया। यहाँ पे भी एक केव जैसी बन गई है। ठीक है, अपने बस एक रेफरेंस के लिए। ठीक है, असली डेफिनेशन यही है कि ऐसा पॉलीगॉन जिसकी डायगोनल कोई भी एक्सटीरियर में ना हो, डायगोनल पूरी की पूरी या डायगोनल का कोई भी पोर्शन। ठीक है, तो इसके बाद अब हम एक और कैटेगरी ऑफ पॉलीगॉन्स पढ़ते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि अब और कौन सी कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है पॉलीगॉन्स को, वो है रेगुलर और इरेगुलर। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं? अ पॉलीगॉन हुज ऑल साइड्स आर
एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारी की सारी साइड्स भी और सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल हो उन्हें कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है, ये क्या बनाया मैंने, एक स्क्वायर बनाया। स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स भी इक्वल है और सारे एंगल भी इक्वल है, 90 90 90, तो ये बन गया एक रेगुलर पॉलीगॉन। अब यहां मैंने क्या बनाया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं और सारे एंगल भी इक्वल 60 डिग्री के होते हैं। तो ऐसा कोई भी पॉलीगॉन जिसकी साइड्स भी बराबर हों और एंगल भी बराबर हों, ठीक है, जैसे हेक्सागन हो सकता है, कोई भी ऐसी फिगर हो सकती है। ठीक है, तो वो हो गया रेगुलर पॉलीगॉन। अब इरेगुलर कौन सा हो गया, ऐसा पॉलीगॉन विच इज नॉट रेगुलर, जो रेगुलर नहीं है, यानी कि जिसके साइड्स इक्वल ना हो या एंगल्स इक्वल ना हो, तो वो हो गया इरेगुलर। जैसे कि हम रेक्टेंगल ले सकते हैं, रेक्टेंगल में ये साइड इसके बराबर तो होती है, ये साइड इसके बराबर होती है, पर ये आपस में इक्वल नहीं होती चारों की चारों। ठीक है, जैसे हम ले लें एक ये वाला ट्राइंगल, ये मैंने राइट ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, इसमें भी ना तो सारे एंगल इक्वल हैं ना ही सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम कहेंगे ये क्या है, एक इर्रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, तो ये हो गया अलग अलग टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स के बारे में, सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब हम एक नई चीज सीखेंगे, वो है सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। कि अगर किसी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल्स को ऐड कर दिया जाए, जैसे ये मैंने एक पॉलीगॉन बनाया, इसके ये वाले एंगल जो हैं इनको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। इन सारे एंगल्स को अगर हम प्लस करें तो हमेशा 360 डिग्री आता है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। वापस आप सुनो ध्यान से, ये क्या है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगॉन के सारे एक्सटीरियर एंगल्स को प्लस किया जाए तो हमेशा 360 डिग्री आता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है पॉलीगॉन्स की, चाहे वो पॉलीगॉन 3 साइडेड फिगर हो, 4 साइडेड, 5 साइडेड, कितने भी उसकी साइड्स हो, उन सारे एक्सटीरियर एंगल्स को हमेशा प्लस करके 360 डिग्री आता है। लेकिन वापस अब एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। देखो, जैसे यहां मैं बना के दिखाती हूं कि अगर मैं कोई पॉलीगॉन बनाऊं, जैसे मैंने ये बना दिया, ठीक है, किसी पॉलीगॉन की अगर मैं साइड को एक्सटेंड, जैसे ये साइड ना, इस साइड को एक्सटेंड कर दूं, बढ़ा दूं, इस साइड को मैंने बढ़ा दिया, तो बाहर की तरफ जो ये एंगल बनता है इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इस साइड को बढ़ा दूं ऐसे, तो ये जो एंगल होगा ये एक्सटीरियर होगा। अगर मैं इसको यहां से बढ़ाऊं, ये एंगल एक्सटीरियर हुआ। अगर मैं इसको यहां से बढ़ाऊं तो ये एक्सटीरियर हुआ। समझ आया ना, ये एंगल हो गए एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, कौन से एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स को ऐड किया जाए तो हमेशा 360 डिग्री ही आता है। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी के बेस पे कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये फिगर दी हुई है, अगर मान लो कोई पॉलीगॉन दिया है इस तरह से और आपको कहा जाए कि एक पॉलीगॉन है, उसके कुछ एक्सटीरियर एंगल आपको दिए गए हैं और एक एंगल है जो नहीं दिया गया, और पूछें कि ये एंगल कितने का है, तो कैसे निकालेंगे। देखो, हम लिखेंगे यहां पे इसमें कि अगर हम 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस एक्स कर दें तो 360 डिग्री आना चाहिए ना, इन सबको प्लस करके आना चाहिए 360 डिग्री। तो अब एक्स कैसे निकालेंगे, हम इनको ऐड कर लेते हैं, ये बन जाएगा 250 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये 250 उठ के यहां आ गया, माइनस हो गया, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये जो ये वाला एंगल है ये कितना हमने कैलकुलेट कर लिया, 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन इन एक्सरसाइजेस में जो आगे वाली हैं इस चैप्टर की, उसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो या तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे या फिर कैसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको एंगल दिए होंगे, एक्सटीरियर एंगल दिया होगा, कोई रेगुलर पॉलीगॉन है उसका, और ये पूछा होगा कि बताओ इस पॉलीगॉन की साइड्स कितनी है, तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। यानी कि अब यहां देखो, अगर मान लो आपको पूछे कि एक पॉलीगॉन है, उसके सारे एंगल जो हैं वो 60 डिग्री के हैं, और बताओ कि उस पॉलीगॉन की साइड्स कितनी है, तो हम क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये कट गया, 6 1 जा 6 6 जा, यानी कि उस पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई,
6 यानी कि वो हेक्सागन है। ठीक है, अब इस चैप्टर में आगे हम सब कुछ पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो ज्यादा डिस्कस हमने यही करना है कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब हो गया एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 4 साइड्स हों। ठीक है, इसके नाम से ही समझ जाओ, क्वाड का मतलब होता है 4 और लेटरल मीन्स साइड्स, तो अ 4 साइडेड फिगर इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है 4 साइडेड फिगर की, तो ये हो गया एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये समझ आ गया। अब क्वाड्रिलेटरल की अलग अलग काइंड्स होती हैं। ठीक है, इस डायग्राम में मैंने सारी काइंड्स के नाम लिखे हैं जो आपके चैप्टर में दी गई हैं। आपने इन्हीं तरह के क्वाड्रिलेटरल्स को डिस्कस करना है और स्टडी करना है। देखो, सबसे पहले तो है क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम, उसके बाद है काइट, उसके बाद है पैरेललोग्राम। तो आपने ये सारे क्वाड्रिलेटरल पढ़ने हैं। अब इसमें जो पैरेललोग्राम है वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कुछ पैरेललोग्राम को हम कहते हैं रोम्बस, कुछ को कहते हैं रेक्टेंगल और कुछ को कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब क्या है हम एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेपीजियम क्या होते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर जो है ऑपोजिट साइड्स का वो पैरेलल हो। ठीक है, जैसे ये एक फिगर है, इसमें ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल नहीं है, तो हम कहेंगे ये क्या बन गया, एक ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है जिसमें एक पेयर साइड्स का पैरेलल होता है। ठीक है, अब ये देखो, इसमें भी ये और ये साइड पैरेलल है, ये और ये नॉन पैरेलल है, तो ये बन गया एक ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम के बाद आगे आपने सीखना है काइट। काइट क्या होती है? काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। काइट में क्या होता है, एक एडजेसेंट साइड्स का पेयर ये वाला और एक पेयर ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, जैसे ये है एक काइट, इस काइट में ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, तो काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन काइट में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सीखेंगे हम कि व्हाट इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के नाम में ही देखो पैरेलल शब्द आ रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ तो पैरेलल शब्द से रिलेशन होगा ही ना। तो ये क्या डेफिनेशन है इसकी, देखते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सिंपल सी डेफिनेशन है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हों, जैसे ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये बन गया एक पैरेललोग्राम। ठीक है, ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम में कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना हो रही आपको? देखो, इसमें दोनों पेयर पैरेलल होंगे अपोजिट साइड्स के, इसमें सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा और एक नॉन पैरेलल, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, अब हम सीखते हैं पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं। जैसे ए बी जो साइड है उसकी लेंथ किसके बराबर होगी? CD की। इसी तरह से AD जो साइड है उसकी लेंथ किसके बराबर होगी? BC के बराबर। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये होगी। दूसरी प्रॉपर्टी है जो अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के वो भी इक्वल मेजर के होते हैं। अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हुए? एंगल A किसके बराबर होगा? ये एंगल इसके बराबर होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। इसी तरह से एंगल B जो है वो किसके बराबर होगा? एंगल D के। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, ये बात समझ आ गई। थर्ड प्रॉपर्टी है द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ये बात समझो। एडजेसेंट का मतलब हो गया ऐसे दो एंगल्स जिनमें एक आर्म कॉमन हो, जैसे एंगल A और एंगल B, ये आपस में एडजेसेंट हुए। B और C एडजेसेंट हुए, C और D एडजेसेंट हुए और D और A एडजेसेंट हुए। तो अगर हम कोई भी इनका पेयर ले लेंगे ना एडजेसेंट एंगल्स का, जैसे मैंने एंगल A ले लिया और एंगल B ले लिया, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। दो एडजेसेंट एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमेशा 180 डिग्री आएगा, इसी को कहते हैं सप्लीमेंट्री। ऐसे दो एंगल्स जिनको प्लस करें तो आंसर आ जाए
180 डिग्री, तो हम कहेंगे ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो पैरेललोग्राम में हमेशा कोई भी दो इस तरह से एडजेसेंट एंगल ले लोगे, उनको ऐड करोगे तो हमेशा 180 डिग्री ही आएगा, ठीक है। दैट इज व्हाई वी कॉल दैट द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक पैरेललोग्राम में डायगोनल्स जो होती हैं, जैसे मैंने ये डायगोनल बनाई एक और दूसरी डायगोनल बनाई, ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगी, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर बराबर काट देना। जैसे अगर ये जो पूरी की पूरी डायगोनल है ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर मान लो ये 12 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक मैंने लिख दिया 12, तो ये वाली डायगोनल इसको 6 सेंटीमीटर में डिवाइड कर देगी, ठीक है। और अगर ये वाली जो डायगोनल है ये मान लो है 8 सेंटीमीटर की, तो ये जो डायगोनल है ये वाली, ये इसको 4 सेंटीमीटर में डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो समझ गए ना कि जो डायगोनल्स होंगी वो एक दूसरे को बराबर बराबर डिवाइड कर देंगी, मतलब बाइसेक्ट कर देंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ स्पेशल तरह के पैरेललोग्राम सीखेंगे और पढ़ेंगे। ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले रोम्बस। रोम्बस क्या है? रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें सारी की सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती है। पैरेललोग्राम विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जैसे ये, ठीक है। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होंगी, ठीक है। और अब अगर रोम्बस जो है एक पैरेललोग्राम है तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? पहली प्रॉपर्टी ये होगी, क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम है तो रोम्बस हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। जो जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी वो इसकी भी होंगी। जैसे पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसके भी ऐसे ही होंगे। अपोजिट साइड्स भी इक्वल, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स का सम भी सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे नई बात ये है, ये चीज, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे हमने पैरेललोग्राम में सीखा था कि डायगोनल्स जो थी वहां पे सिर्फ बाइसेक्ट करती थी, लेकिन रोम्बस में जो डायगोनल्स होंगी वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगी। अब परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है मैम, बता दो हमें। ये देखो, पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, ये मैंने ड्रॉ की। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। ये देखो, ये जो ये वाली डायगोनल है और ये वाली डायगोनल, जहां पे ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। ये सारे एंगल जो होंगे ना ये 90 डिग्री के होंगे। अब समझ आई ना बात? पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा था कि डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करती हैं, लेकिन रोम्बस की जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट तो करती हैं क्योंकि वो एक पैरेललोग्राम है, लेकिन साथ में ये परपेंडिकुलर भी होती हैं। अब नेक्स्ट स्पेशल तरह का पैरेललोग्राम कौन सा है? रेक्टेंगल। व्हाट इज अ रेक्टेंगल? अ पैरेललोग्राम विद अ राइट एंगल। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो, अगर ये एंगल राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री का है, तो ये भी 90 का होगा क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल्स तो बराबर होने ही है। अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा क्योंकि इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होता है। और ये 90 का है तो ये भी 90 का हो गया। इसका मतलब हो गया इसके सारे के सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं और ये एक पैरेललोग्राम भी होता है, ठीक है। अब रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज है? रेक्टेंगल हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम ही है तो सारी की सारी जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं वो रेक्टेंगल की भी होंगी। लेकिन खास बात क्या है? ईच ऑफ द एंगल इज अ राइट एंगल। रेक्टेंगल के सारे एंगल राइट एंगल होंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम में जरूर नहीं है कि राइट एंगल ही हो। ये देखो, वापस हमने ये पैरेललोग्राम इस तरह से बनाया था। पैरेललोग्राम के ये वाले जो एंगल होते हैं ये जरूर नहीं है कि हर पैरेललोग्राम के 90 डिग्री हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा पैरेललोग्राम हो जिसके एंगल 90 डिग्री के हो तो वो रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक है। आगे बात समझ। अगर आपसे पूछा जाए देयर इज अ पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल इज 90 डिग्री, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पैरेललोग्राम, तो आप सीधा कह दोगे इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। हाँ, ये स्क्वायर भी हो सकता है, आगे हम स्क्वायर के बारे में भी सीखते हैं, ठीक है। अब लेकिन स्क्वायर की कुछ और भी प्रॉपर्टी होती है। यहां तक आप यही समझ लो कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका हर एंगल 90 डिग्री का हो वो हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल की डायगोनल्स की एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है। वो क्या है कि डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। ये देखो, अगर मैं इस डायगोनल को नापूं और अगर मैं इसको मेजर करूं तो इन दोनों का मेजर सेम आएगा, ठीक है। अगर ये होगी 6 सेंटीमीटर
तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, आगे बात समझ। अभी हमने क्या सीखा था रोम्बस में कि रोम्बस की डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर होती है। रेक्टेंगल में क्या सीखा कि इसकी डायगोनल्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, ये दोनों बात याद रहेंगी ना। अब बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि देयर इज अ पैरेललोग्राम whose each angle is right angle and whose diagonals are equal, तो what kind of parallelogram it is, तो आप क्या कहेंगे? सीधा it is a rectangle। अगर ये पूछा जाएगा कि there is a parallelogram whose diagonals are perpendicular and which has all the sides of equal length, तो what kind of parallelogram it is, तो आप सीधा कहेंगे it is a rhombus। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। अब लास्ट हमने सीखना है स्क्वायर के बारे में और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज के बारे में। स्क्वायर क्या होता है? अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज राइट एंगल। अब ये तो हमें पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे के सारे एंगल क्या होते हैं? राइट एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर में क्या क्या खास प्रॉपर्टीज होती है? पहली तो प्रॉपर्टी ये होगी कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर ऑफ इक्वल लेंथ। स्क्वायर की डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगी। क्यों बाइसेक्ट करेंगी? क्योंकि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, तो अगर पैरेललोग्राम की डायगोनल बाइसेक्ट करती है तो इसका मतलब है स्क्वायर की भी बाइसेक्ट करेंगी। ठीक है, बराबर बराबर हिस्से में एक दूसरे को काट देंगी। और स्क्वायर की जो डायगोनल्स हैं, जिस तरह से हमने रेक्टेंगल में पढ़ा था कि रेक्टेंगल की डायगोनल्स इक्वल लेंथ की होती है, स्क्वायर की भी इक्वल लेंथ की होती है। अगर ये पूरी की पूरी 6 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी 6 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, अब और क्या खास बात है इसमें? और खास बात यह है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे, यानी कि परपेंडिकुलर भी होंगी। तो अब यहाँ से आपको कुछ समझ आ रहा है कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होती हैं, जो रेक्टेंगल की होती हैं, जो रोम्बस की होती है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर की भी होती हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के मेन कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस कर लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आप चैनल में नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए और प्यारा सा कमेंट लिखना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।